हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो थियरी के हिसाब से ये हमारा आखिरी लेक्चर रहेगा। तो हमने इसके आगे वाले लेक्चर में देखा था कि आइंस्टाइन जी ने आके मतलब कि पूरी थियरी के लिए एक अलग ही थियरी एक्सप्लेन कर दी थी। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक नई थियरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब भी कोई रेडिएशन आता है किसी सरफेस फोटोसेंसिटिव सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट होने से पहले वो वेव नेचर में होता है, और जब भी वो इंसिडेंट करता है तब यहाँ पे वो पार्टिकल नेचर में शो किया जा सकता है ना। तो हम उसको पार्टिकल नेचर से समझ सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। और वहाँ पे हम वो पार्टिकल को फोटोन नाम दिए थे, और फोटोन की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देखी थी, है ना। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसको हम फोटोन बोलते हैं, फोटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स भी हमने वहां पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल वेव नेचर ऑफ मैटर। देखो, हमने पहले ही ये चीज नोटिस कर ली थी कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो वेव नेचर से समझ में आती है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो हमारे पार्टिकल नेचर से समझ सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो पार्टिकल नेचर से हम समझ सकते हैं। लेकिन हालांकि उसका भी प्रूफ हमने वेव नेचर से दिया था और दे सकते हैं, है ना। तो वेव नेचर के अंदर हमने तीन और प्रॉपर्टी देखी थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये तीन प्रॉपर्टी वेव नेचर से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जब भी बारी आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो हमने देखा था कि वहां पे वेव थियरी फेल हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो वेव थियरी काम नहीं लगेगी, उसके लिए हमें पार्टिकल नेचर चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमने वहां पे देखा था कि वहां पे वेव थियरी काम नहीं करती है, वो फेल हो जाती है। तो हम वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, वेव नेचर का इस्तेमाल वहां पे नहीं कर सकते। इसीलिए हम ऐसा मान के चले थे कि जब भी रेडिएशन किसी सरफेस के ऊपर, फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो उससे पहले वो वेव नेचर में होता है। और जब भी स्ट्राइक करता है, तो जब वो कोलाइड होता है सरफेस के साथ, तब वो पार्टिकल नेचर से कोलिजन होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, है ना। तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि ऑप्टिकल फिनोमिना लाइक इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, दे कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन करना वेव नेचर से बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमने इंटरफियरेंस में देखा भी था, इंटरफियरेंस के अंदर यंग्स का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन में भी हमने देखा था, होता है उसके अंदर इंटरफियरेंस ही, लेकिन डिफ्रैक्शन एक अलग टाइप की फिनोमिना होती है ना। तो ये सारी चीजें वेव नेचर से हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब भी बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, वहां पे वेव थियरी फेल हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये निकल के आता है, थस व्हेन लाइट इज इन मोशन इट बिहेव्स एज ए वेव, इट्स एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो हम दोनों नेचर को यहां पे देखेंगे, हम दोनों नेचर से इसको दिखा सकते हैं। जब भी लाइट ट्रैवल करती है, मोशन में है, तब वो वेव की तरह बिहेव होती है ना, वेव की तरह बिहेव करती है। और जब वो किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक हो जाती है, मतलब कि वो रेडिएशन इंसिडेंट होता है किसी सरफेस के ऊपर, तो वहां पे जब भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन होता है, तो ऐसे केस में पार्टिकल नेचर उसका बीच में आ जाता है ना। वैसे ये ड्यूअल नेचर सिर्फ मैटर के पास नहीं होता है, इंसानों के पास भी होता है। दिखाने के दांत कुछ अलग होते हैं और चबाने के दांत कुछ अलग होते हैं ना। ड्यूअल नेचर वाले भी होते हैं ना इंसानों में, ये तो बहुत खूबी मतलब सभी में दिखती ही है। दिखाने के लिए दिखावा, एक बहरूपीय जिसको हम बोलते हैं ना, तो दिखाने के कुछ अलग होते हैं और चबाने के कुछ अलग होते हैं, है ना। तो ये सिर्फ ड्यूअल नेचर लाइट के पास नहीं है, मैटर के पास नहीं है, हमारे पास भी है। ठीक है, सो अल्टीमेटली यहां से हमें ये समझ में आ गया कि वेन एवर लाइट इज इन मोशन इट बिहेव्स एज ए वेव, and whenever absorption and emission takes place at that time it behaves as a particle। ठीक है, तो मतलब कि it is having dual nature, इसके पास वेव नेचर भी है, इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, आप समझ सकते हो। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो, जब ये लड़ाइयाँ हो रही थी कि भाई लाइट को पार्टिकल बोले या वेव बोले, तो डी ब्रोगली जी ने इसका बीच का रास्ता निकाल दिया था। डी ब्रोगली जी ने आके बोल दिया कि भाई लड़ो मत, उसके पास दोनों नेचर है।
आप इसके पार्टिकल नेचर को भी देखो, आप इसके वेव नेचर को भी देखो। लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर, ठीक है, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। वो पार्टिकल भी है, वो वेव भी है, मतलब कि जब भी वो ट्रैवल करती है तो उसके पास वेव नेचर है, जब भी वो स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है, जब एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, फोटोन का एब्जॉर्प्शन होना एंड इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, ठीक है, तो जब ये प्रोसेस होती है तब वो पार्टिकल नेचर से शो कर सकते हैं। तो उन्होंने लड़ाइयां इस तरीके से खत्म करवाई थी कि उन्होंने आके बीच में देखो, उन्होंने जो ये फॉर्मूला दिया था ना, वो भी डिप्लोमेटिक फॉर्मूला था, ड्यूअल नेचर वाला फॉर्मूला था। आप समझोगे, मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि होता ये है कि तब पार्टिकल नेचर से देखे या वेव नेचर से देखे, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आपको दोनों नेचर देखना है, लड़ो मत। ये जो लाइट होती है वो दोनों नेचर वाली होती है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, उसके पास वेव नेचर भी है। तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ उन्होंने कैसे दिया, तो ध्यान से देखते जाइए। मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर दी सुटेबल कंडीशन, मतलब कि जब भी पार्टिकल मूव होता है तो उसके पास प्रॉपर्टी वेव की होती है ना। और दे ब्रोगली जी ने बस इसी से ये सारी चीजें मतलब कि एक इक्वेशन से समझा दी। उन्होंने बताया कि भाई वेवलेंथ अगर मान लिया जाए कि वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल लेमड़ा है एंड मोमेंटम इसका p है, तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h बाई p होता है। फर्दर हम p मोमेंटम जो भी है, लीनियर मोमेंटम को mv से शो कर सकते हैं, तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू h बाई mv होगा, वेर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल सॉरी, एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो उनके जो इक्वेशन है ना, उनका जो इक्वेशन, उनके इक्वेशन में भी आपको ड्यूअल नेचर यहां पे दिखाई देगा। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन को देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेमड़ा है एंड राइट हैंड साइड पे मोमेंटम है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेवलेंथ लेमड़ा, whereas the right hand side of the equation has a momentum which is associated with the particle, है ना। कभी भी आपने मतलब कि वेव के अंदर, एनर्जी के अंदर मोमेंटम नहीं देखा होगा, है ना। तो क्योंकि हम, वो एनर्जी होती है, वो पार्टिकल नहीं होता है। पार्टिकल है तो उसके पास मास है, और मास है तो डेफिनेटली उसके पास मोमेंटम होगा। तो उन्होंने जो को रिलेशन दिया इन दोनों का, वो क्लियरली हमें दिखा रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे वेव नेचर चल रहा है एंड राइट हैंड साइड पे मोमेंटम, मतलब कि पार्टिकल नेचर है। और ये जो हाइपोथेसिस है, इसको आप यहाँ पे फोटोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। P इज इक्वल्स टू एच म्यू बाई सी, आप C को यहाँ पे लेकर म्यू को यहाँ पे लेकर C बाई म्यू, ये हो जाएगा लेमड़ा, तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू एच बाई पी हो जाएगा, है ना। तो इसको बोला जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसको आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो, है ना। तो उन्होंने बताया कि लाइट के पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, उसके पास दोनों नेचर है। जब भी, इतना याद रखो कि जब भी वो ट्रैवल करती है लाइट, तब वो वेव नेचर की होती है, और जब भी किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करती है, तब वहां पे जो फोटोन का एब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, एमिशन होना, तो ये जब भी घटना घटती है तब वो पार्टिकल नेचर होती है ना। तो इसको समझने का उन्होंने एक सीधा सा फॉर्मूला दे दिया कि लेमड़ा इज इक्वल टू एच बाई पी। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड पे लेमड़ा मतलब कि वेवलेंथ, एंड राइट हैंड साइड पे मोमेंटम जो पार्टिकल नेचर शो करती है ना। तो ये थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड इनका इक्वेशन, ठीक है। तो अगर इसी से देखें तो मान लो कि मुझे ऐसा बोला गया हो कि फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेटेड बाय 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, देन व्हाट शुड बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ, व्हाट शुड बी दी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, तो अगर मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अगर उसको एक्सीलरेट किया जाए 120 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, है ना। तो ये अगर आपको याद हो तो एटॉम के अंदर हम इसको भी देखे थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव होता है तब वो ड्यूअल नेचर शो करता है, और मैंने समझाया भी था कि तब वो ड्यूअल नेचर का होता है, तब वो जब भी ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, तब वो अपने आसपास मतलब कि एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन को शो करता है ना। तो ड्यूअल नेचर का, तब वो वेव नेचर शो करता है। तो ये हमें पता होना है। वैसे इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल, लेकिन फिर भी वो वहां पे वेव नेचर को दिखाता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी ड्यूअल नेचर है, ऐसा हम वहां पे एटॉम के अंदर भी देखे थे। तो ऐसा ही एक बेसिक सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि टाइम सेव करने के लिए मैंने सीधा इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट ही ले लिया है, तो आप इसको ध्यान से देखते जाओ। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास मास m है, इट इज हैविंग चार्ज स्मॉल e, एंड इसको एक्सेलरेट कर रहे मान लो v वोल्टेज से। तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी ई वी के बराबर, है ना। वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के बराबर, मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ई इनटू वी के बराबर। लेकिन हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हम शो करते हैं
हाफ mv² से। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे निकालनी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला सिंपल सा है, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी। तो हम एक काम करते हैं, जो मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, तो हम एक काम करते हैं, ये लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² में हम एक काम करते हैं, एक m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे, तो न्यूमरेटर में m²v² आ जाएगा। mv इज इक्वल टू पी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि m²v² को मैं p² लिख सकता हूं। तो अब यही काइनेटिक एनर्जी का ये हाफ mv² फॉर्मूला अब मेरे लिए बन गया k इज इक्वल टू p² बाई ट्वाइस m। ठीक है, मतलब कि p² इज इक्वल टू ट्वाइस mk, मतलब कि p इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस mk। मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ev है ना, तो k की वैल्यू में यहाँ पे ev प्लेस कर दूं, तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना मिलेगा, अंडर रूट में ट्वाइस m ev। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ev। ठीक है, तो अब ये वैल्यू को डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला के अंदर प्लेस कर दो, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी, सो विच इज h बाई अंडर रूट में ट्वाइस m ev। ठीक है, तो यहां से हमें ये सारी वैल्यू प्लेस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, v इज इक्वल टू हमें बोला है 120 वोल्ट, प्लैंक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अगर ये सारी वैल्यू हम प्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ मिलेगी 0.112 नैनोमीटर, 0.112 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली, इतना आंसर हमारे पास आएगा। तो है इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ, है इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ, लेकिन फिर भी हम उसकी वेवलेंथ पता कर सके, मतलब कि कुछ रेडिएशन जो इमिट हुआ वो वेव नेचर में था, है ना, तो उसकी वेवलेंथ हमने यहाँ पे देखी, दैट इज 0.112 नैनोमीटर। क्लियर। ऐसा एक और एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास एक बॉल है 0.12 kg का, फॉर ए बॉल ऑफ मास 0.12 kg मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट। तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ पता करो। तो भाई इसका मास है 0.12 kg, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम mv से हमने पता किया तो हमें मिला 2.4 kg मीटर पर सेकंड। डी ब्रोगली की वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारा, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम, तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप 6.625 लिखो या फिर अप्रोक्सीमेट 6.63 लिख दो, जो भी लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करना है, तो ये वैल्यू डिवाइड बाय 2.4। ठीक है, तो हमें आंसर कुछ मिला 2.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर। तो इस तरीके से हम उसकी भी वेवलेंथ पता कर सकते हैं। मतलब कि आप देखो, है पार्टिकल, बॉल एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है ना, फिर भी हम उसकी वेवलेंथ निकाल पाए यूजिंग दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला। ठीक है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इसीलिए बहुत ही काम की है, वो हर एक मैटर का ड्यूअल नेचर हमें दिखाती है ना, एक साइड पे हमें वेव नेचर दिखते हैं, एक साइड पे हमें पार्टिकल नेचर दिखता है। तो अगर आपको पार्टिकल नेचर पता है तो उसका वेव नेचर कैसा होगा, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये हम पता कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूला, ये जो दो हम यहाँ पे छोटा सा ये जो कैलकुलेशन देखे, इसका मेन इंटेंशन क्या था, तो इसका मेन इंटेंशन बस यही है कि हम किसी भी पार्टिकल नेचर अगर हम जानते हैं तो उससे हम उसका वेव नेचर पता कर सकते हैं। वेव नेचर पता करना मतलब कि उसकी वेवलेंथ पता कर लो, वेवलेंथ पता कर लोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी। लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई एफ होता है। सी की स्पीड, सी लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो वहां से उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी चीजें रिलेट करती है। वैसे अगर किसी वेव को समझना है तो उसकी वेवलेंथ पता होनी जरूरी है ना, तो वेवलेंथ अगर मिल जाती है तो सारे कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर उसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये दो ऐसे एग्जाम्पल देखे जिसके इस्तेमाल से जिसका इस्तेमाल करके हम, जिसका मतलब कि वो हमारी जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इसका इस्तेमाल करके हम उसके वेव नेचर को, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेव नेचर को हम यहां से समझ सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी ये जो प्रिंसिपल है ना, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तक हमने ये देख लिया कि किसी भी मैटर के पास दो टाइप के नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। होता यह है कि जब भी हम किसी पार्टिकल की पोजीशन अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ऐसे केस में उसका उसी टाइम पे मोमेंटम अगर मेजर करते हैं तो मोमेंटम में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, और अगर हम उसका मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो ऐसे केस में उसकी पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्या, तो भाई ये ऐसा ही है क्योंकि उसके पास ड्यूअल नेचर है ना।
तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हो तो ऐसे केस में डेफिनेटली मोमेंटम में गड़बड़ी आएगी ही आएगी। और ये मैंने नहीं बताया था, हाइजेनबर्ग जी ने बताया था। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था कि किसी भी पार्टिकल के लिए साइमल्टेनियसली मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों साइमल्टेनियसली मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी पार्टिकल हो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसका वेव नेचर बीच में आता है। वेव नेचर बीच में आता है। अगर आप मोमेंटम को मेजर करते हो एक्यूरेटली तो ऐसे केस में पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं होगी, और जब अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हो तब मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा। यह रियलिटी है, यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। देखो मैं इतना डेप्थ में तो नहीं ले जाऊंगा, बाकी ये सारी चीजें ना अगर डीप में जाओ तो थोड़ा सा मिक्सिंग करके हम इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। लेकिन फिर हायर स्टैंडर्ड में आप क्या करोगे, हायर स्टडी में जाओगे तो वहां पे ये सारी चीजें डिटेल में स्टडी करोगे कि क्यों इन्होंने ऐसा बताया था, है ना। तो फिलहाल ये 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे हम इतना समझ लेते हैं कि ये जब से हमने ये देख लिया कि हर एक मैटर के पास ऐसा ड्यूअल नेचर होता है, तो हम इसको पार्टिकल नेचर भी देखेंगे, उसका वेव नेचर भी देखेंगे। मतलब कि अब हम दिमाग में ये फिट करके चलेंगे कि भाई उसके पास वेव नेचर भी है एंड पार्टिकल नेचर भी है, दोनों नेचर है। और अगर उसके पास दोनों नेचर है तो ऐसे केस में अकॉर्डिंग टू दी हाइजेनबर्ग कभी भी किसी पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली मेजर नहीं हो सकते हैं। ये दिमाग में फिट कर दो। अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो देयर विल बी सम एरर इन द पोजीशन। अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी सम एरर इन द मोमेंटम। तो मान लो कि डेविएशन इन पोजीशन, मान लो कि मेजरमेंट लिया तो पोजीशन के अंदर मान लो कि डेविएशन आ रहा है डेल्टा एक्स का, मतलब कि एरर प्रोड्यूस हुई, एब्सोल्यूट एरर प्रोड्यूस हुई डेल्टा एक्स की। और मोमेंटम के अंदर मान लो कि एब्सोल्यूट एरर प्रोड्यूस होती है डेल्टा पी की। ऐसा मान लो कि जब हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तब पोजीशन में डेल्टा एक्स की एरर आती है, और जब हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तब मोमेंटम में डेल्टा पी की एरर आती है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली h/2π के बराबर होगा। वैसे आप हायर स्टडी में जाओगे तो हियर h/4π विल बी देयर, लेकिन हम इसको h/2π हमारी एनसीईआरटी में जो दिया गया है इसको हम कंसीडर करेंगे उसी से, है ना। तो ये h/2π के बराबर अप्रोक्सीमेटली बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं, वैसे तो वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन लगेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, लेकिन हम यहाँ पे अभी फिलहाल इक्वालिटी में जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वो h/2π के बराबर होगा, है ना। ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हमने मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर किया तब पोजीशन में एरर निकली डेल्टा एक्स, और जब हमने पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर किया तब एरर निकली मोमेंटम में डेल्टा पी। जब हमने ये दोनों एरर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिला, रिजल्टेंट जो भी मिला दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो अप्रोक्सीमेटली h/2π के बराबर होगा, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे इसको छोटी वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये एरर क्यों आती है ये समझना बहुत ही सिंपल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी एट अ टाइम किसी एक नेचर को देखते हैं, है ना, कभी ड्यूअल नेचर को साथ में नहीं देखते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। चलो समझाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए कि क्यों हाइजेनबर्ग जी ने ऐसा बताया था कि क्यों हम पोजीशन एंड पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली क्यों मेजर नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमारे सिलेबस में जितने पॉइंट्स हैं उतने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि क्यों ये एरर आ जाती है, ठीक है। तो ये समझते हैं। ये एरर पहले तो दिमाग में फिट कर दो कि ये एरर आती है बिकॉज ऑफ ड्यूअल नेचर, क्योंकि उसके पास पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होता है, तो वेव नेचर की वजह से ये एरर आती है। अभी होता क्या है कि मान लो कि अगर मैं किसी पार्टिकल के वेव नेचर को देखता हूं तो आपके दिमाग में सीधा पहले तो वेव मतलब कि ऐसा वेव पिक्चर में आ जाएगा। मतलब कि मैं उस पार्टिकल को इस वेव से शो कर दूं, उसके वेव नेचर को शो करूं, तो मेरे पास एक ऐसा वेव नेचर पिक्चर में आएगा। मुझे पता है कि ये वेव नेचर है तो वेव की एक वेवलेंथ बनती है ना। तो मान लो कि दिस इज दी वेवलेंथ, वेव यहां पे खत्म हुआ, यहां पे खत्म हुआ तो यहां तक की उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा। तो ये लैम्बडा वेव के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट। पूरे वेव के लिए ये लैम्बडा क्या रहेगी, कांस्टेंट, यस और नो। तो अगर मैं किसी पार्टिकल के वेव नेचर को देखता हूं तो एट दैट टाइम
मैंने देखा कि उसके वेव नेचर को मैंने प्लॉट किया तो इसका वेव नेचर कुछ ऐसा दिखा, मैंने देखा तो उसके वेव नेचर की जो वेवलेंथ है, वेव नेचर में जो मुझे वेवलेंथ मिली वो मुझे कांस्टेंट मिली, है ना। वो पार्टिकल भाई एक तरीके की वेवलेंथ को शो करेगा ना अपने वेव नेचर में, है ना। तो वेवलेंथ मुझे यहाँ पे कांस्टेंट मिली। अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है तो डेफिनेटली अगर हम वहां पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा, डी ब्रोगली जी का फॉर्मूला, हाइपोथेसिस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो मोमेंटम इज इक्वल टू, जैसे यहां पे ये वाला फॉर्मूला लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो वहां से पी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, एच अपॉन लेमड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेमड़ा कांस्टेंट है, अगर हम उस पार्टिकल के वेव नेचर, एक पार्टिकल ऐसे मोशन में है और उसके मैं वेव नेचर को देखता हूं, तो वेव नेचर से मुझे ये लगा कि भाई उसके वेव नेचर को मैंने प्लॉट किया तो मैंने उसकी वेवलेंथ लेमड़ा निकाल ली जो कांस्टेंट है। अगर लेमड़ा कांस्टेंट है तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एच प्लैंक कांस्टेंट है, वो तो खुद ही कांस्टेंट है ना। तो उसका मोमेंटम मुझे यहां पे कांस्टेंट मिलेगा, मतलब कि मोमेंटम यहां पे हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे अगर उसके वेव नेचर को देखते हैं तो, ठीक है। तो मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं, लेकिन उसी नेचर में मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर हुआ, लेकिन जरा सोचो ना उस पार्टिकल की यहां पे पोजीशन क्या होगी। क्या आप बता सकते हो कि उसकी पोजीशन यहां है, यहां है, यहां, कहां है, कहां है उसकी पोजीशन, कौन सी है, क्या कोई पोजीशन फिक्स है, नहीं है, यस और नो। तो यही तो प्रॉब्लम है कि जब हम मोमेंटम मेजर करते हैं तो ये वेव वेव जो दिखा रहा है ना, वहां पे पार्टिकल की पोजीशन कौन सी होगी, ये तो मल्टीपल पोजीशन दिखा रहा है। आप देखो तो आपको यहां पे एक और पोजीशन मिलेगी, यहां पे पोजीशन मिलेगी, ये पोजीशन, ये कितनी पोजीशन दिखा रहा है, यस और नो। तो जब हम मोमेंटम मेजर करते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है। अरे यार समझो, जब हम मोमेंटम मेजर करते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है। आप मुझे बताओ यहां पे कौन सी पोजीशन में कंसीडर करूं, बताओ मुझे कौन सी पोजीशन में कंसीडर करूं, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, ये सुनो। एक वेव के ऊपर आप कितनी पोजीशन दिखाओगे, इसके वेव नेचर को देखो ना, ये वेव फॉर्म आपके सामने है, तो इसके ऊपर कौन सी पोजीशन आप कंसीडर करोगे, बताओ मुझे। ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, कहां है पार्टिकल, कहां है, बहुत सारी पोजीशन आपके सामने है, तो पोजीशन अनसर्टेन हो गई। समझ में आ रही है बात। तो जब हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो ऐसे केस में हम जाते हैं वेव नेचर के पास, और जब भी हम उसके वेव नेचर को देखते हैं तो जैसे वेव नेचर को देखा उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो गई। तो मोमेंटम तो एक्यूरेटली मेजर कर पाए, लेकिन उस टाइम पे पोजीशन अनसर्टेन हो गई, है ना। अभी देखते हैं उसके पार्टिकल नेचर को। तो जब हम पार्टिकल नेचर को देखते हैं, मान लो कि हम पोजीशन को सर्टेन बनाते हैं, पोजीशन को फिक्स करते हैं, तो ऐसे केस में ना मोमेंटम चेंज हो जाएगा। कैसे, तो पोजीशन को सर्टेन बनाने के लिए, पोजीशन को फिक्स करने के लिए मैं उसके वेव को कुछ इस तरीके से शो करूंगा, एक ऐसा पतला सा दुबला सा वेव, ऐसा वेव कि बस इतने रीजन में ही आ जाए, है ना, इतने रीजन में ही आ जाए। देखो मैं हो सके उतने आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ पल्ले पड़े, है ना, ऐसा ना हो कि सब बाउंस चला जाए। तो मैं जो समझाना चाहता हूं उसके लिए मैं एक हल्के हल्के एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहां पे आप देखो, मान लो कि अगर हमने उसकी पोजीशन को फिक्स किया, यही वेव नेचर के अंदर मान लो कि मैंने उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया। अभी आप देखोगे तो उसकी पोजीशन, ये छोटा सा डिस्टेंस है ना, छोटा सा डिस्टेंस, आप देखोगे तो इसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी है और एक ही वेवलेंथ है, मतलब यहां पे वेव नहीं है, यहां पे भी वेव नहीं है, बस एक ही साइकिल हमारे पास है, एक कंप्लीट साइकिल है, और वो भी पतली सी है, पतली से मतलब कि यहां पे पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है। पोजीशन ज्यादातर कहां पे है, यहां पे इतने रीजन में आपको पोजीशन, आप मानोगे पतला सा वेव, इससे भी पतला आप अज्यूम कर लो, मतलब कि इतना सा पतला वेव अज्यूम कर लो, आपको दिखेगा नहीं कि वेव जैसा कुछ है ना, तो इतना पतला सा वेव कंसीडर करते हो तो आपको वहां पे आप सक्सेसफुल हुए पोजीशन को फिक्स करने के लिए, मतलब कि x इज फिक्स्ड, पोजीशन यहां पे आपने फिक्स कर दी, ठीक है। लेकिन पोजीशन फिक्स करने के साथ साथ आपने मोमेंटम को वेरिएबल कर दिया। क्यों मोमेंटम को वेरिएबल कर दिया, क्योंकि जो वेव मैंने यहां पे जनरेट किया ना, ये वेव कभी अकेला ऐसे नहीं बनता है, यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन से, सुपरपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, तो वे बहुत सारे ऐसे वेव्स होंगे जिनके सुपरपोजिशन से हमें ये एक नेचर मिलता है। बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के वेव्स को जब भी मैं यहां पे ऐड करता हूं, अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव को मैं ऐड करूंगा, तब जाके मुझे ऐसा एक सिंगल पल्स जैसा कुछ मिलेगा, है ना। तो ये अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पे देखना पड़ेगा। मतलब कि जब क्रस्ट के नीचे क्रस्ट एंड ट्रफ के नीचे ट्रफ होगा तो वो ऐड होंगे, बाकी सारे सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होते 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 फाइनली मुझे
ये मिलना चाहिए, है ना। तो ये मिलने के लिए, ये अचीव करने के लिए मुझे ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के वेव्स के सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को यहां पे पिक्चर में लाना पड़ेगा, तब जाके मैं ये कर पाऊंगा। तो देखो, एक वेव से ये वाला वेव जनरेट नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे मुझे वेव चाहिए। और बहुत सारे वेव मतलब कि अलग अलग वेवलेंथ के वेव, अलग अलग वेवलेंथ के वेव मतलब कि वेवलेंथ चेंज हो गई अलग अलग, तो मोमेंटम भी डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर मैंने इसका मोमेंटम बोला ये वेव का P1, तो इसका होगा लेट से P2, इसका होगा लेट से P3, इसका होगा लेट से P4। तो आप खुद ही देख लो, जब हम कोशिश किए पोजीशन को फिक्स करने की, तो मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट आ गया, है ना। और जब हम यहां पे मोमेंटम को फिक्स किए तो पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आ गई। तो इसीलिए हाइजेनबर्ग जी ने यही समझाया था कि जब भी आप किसी पार्टिकल विच इज इन द मोशन, हु इज इन द मोशन, तो एट दैट टाइम वी कैन नॉट मेजर मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। ये पॉसिबल नहीं होता है, यस नो, क्योंकि इसका वेव नेचर बीच में आ जाता है। वेव नेचर ऐसा बोलता है कि जब आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हो तो पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट बन जाती है, और जब हम पोजीशन को फिक्स करने जाते हैं तो मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट बन जाता है ना। तो इसीलिए ये अनसर्टेनिटी यहां पे रहती है, यस और नो। तो हम कभी भी ये दिमाग में फिट कर दो, अभी ये दिमाग में फिट कर दो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिमाग में फिट कर दो कि वी कैन नॉट मेजर मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली। अगर हम किसी एक को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो दूसरा अनसर्टेन होना ही होना है, यस और नो। तो मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से ये आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ है कि मैं क्या कहना चाहता हूं और उन्होंने क्या कहना चाहा था, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि अब ये प्रूव हो चुका है कि मैटर के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो जब भी आप कुछ मेजरमेंट लेते हो तो उसका वेव नेचर भी देखना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा नहीं है, हमने देखा ना, यहाँ पे हमने एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से मूव होने वाले बॉल के मोमेंटम को कैलकुलेट करके उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट किया। तो मतलब कि उसके पास भी ड्यूअल नेचर है, हम देख सकते हैं, है ना, देख रहे हैं इसको एक्चुअली, है ना, यस और नो। तो मतलब कि मैटर के पास दोनों नेचर होते हैं, तो जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो एट दैट टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट वेव नेचर ऑल्सो, उसको भी देखना बहुत ही जरूरी होता है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल समझ में आया। तो उन्होंने ये एग्जांपल से समझाया था, मतलब कि इन्होंने रिजल्ट भी ये दिया है कि भाई जब भी हमारे पास हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो पोजीशन के अंदर मान लो डेल्टा एक्स जितनी अनसर्टेनिटी आती है, एंड जब भी हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो मान लो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी डेल्टा पी आती है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो अप्रोक्सीमेटली h अपन 2 पाई के बराबर होता है। वैसे यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपन 4 पाई कंडीशन लगती है, लेकिन यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली इसको हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से h अपन 2 पाई बोलेंगे, ठीक है। क्लियर, दिस इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यस और नो। चलिए नेक्स्ट आखिरी पॉइंट, वेव पैकेट्स। अभी ये वेव पैकेट्स क्या होते हैं, चलो समझते हैं। तो ये वेव पैकेट एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा दिमाग में फिट कर लीजिएगा ये छोटे से पॉइंट को। किसी भी मैटर वेव को हम वेव पैकेट से शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे बताया आपको कि ये प्रिंसिपल से अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव करना चाहते हो, उसमें अगर पोजीशन को फिक्स करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के वेव को ऐड करना पड़ेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके हम ऐसा एक वेव बना सकते हैं। तो अगर हम किसी मैटर वेव को शो करना चाहते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है। It is the resultant wave obtained by the superposition of waves of different wavelengths which is called the wave packets। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ्स के वेव को अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड करते हैं तो ऐसे केस में हमें रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी का। मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ एक ऐसा पैकेट जैसा दिखेगा, है ना। आप देखोगे तो एक एनवेलप जैसा यहाँ पे आप बना सकते हो। अगर ध्यान से देखो तो इन सबके एम्पलीट्यूड को आप जोड़ोगे तो आपको एक ऐसा छोटा सा एनवेलप जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको एक पैकेट बोला जाता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं होगा, बस ऐसा एक बीच में एक पैकेट जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको वेव पैकेट बोला जाता है। तो किसी भी मैटर वेव को अगर हमें शो करना है तो हम उसको वेव पैकेट से शो कर सकते हैं, है ना। तो मैटर वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सटेंडेड इन द इनफाइनाइट स्पेस, इट इज अ वेव पैकेट एक्सटेंडेड अबाउट ए सेंट्रल वेवलेंथ। मतलब कि हम किसी भी वेव पैकेट को जनरेट करना चाहते हैं किसी मैटर वेव के लिए, तो हम किसी सेंट्रल वेवलेंथ के ऊपर एंड नीचे
जितना ऊपर वेवलेंथ को वेरी किए उससे जितनी फ्रीक्वेंसी को वेरी किए उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी को, मतलब कि उसमें से उतनी ही फ्रीक्वेंसी को माइनस करके जितने वेव्स बनाएंगे उसको एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करेंगे और हमें ऐसा एक वेव पैकेट मिलेगा। ऑल्सो ए वेव पैकेट डज नॉट हैव डिफाइनेड वेवलेंथ बट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स अबाउट ए सेंट्रल वेवलेंथ। बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पे एक वेवलेंथ का वेव यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए यहाँ पे सभी वेव ऐड होंगे, है ना। तो विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव पैकेट विथ डी ब्रोगली रिलेशन एंड बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन reproduces the हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जैक्टली। तो मतलब कि यहाँ पे हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझना है तो उसके लिए आपको वेव पैकेट समझना बहुत ही जरूरी। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है छोटा सा पॉइंट, लेकिन मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि मैं एक फिक्स पोजीशन का वेव कैसे बना सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो इट इज ए फिक्स पोजीशन वेव, मतलब कि यहाँ पे फिक्स पोजीशन, ये पैकेट भले आपको जूम करके दिया बड़ा पैकेट है लेकिन ये पैकेट की पोजीशन फिक्स है। यहाँ पे अब देखो तो पैकेट यहाँ पे जनरेट हुआ, बाकी यहाँ कहीं पे वेव नहीं है। तो ये ऐसे नहीं बनते हैं, ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव के एडिशन से बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, यही पॉइंट, रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इज कॉल्ड द वेव पैकेट। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है, ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव पैकेट। ठीक है, तो जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव को, अलग अलग वेवलेंथ्स के वेव को अगर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके सुपरपोजिशन से ऐड करते हैं तब जो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट पैकेट जैसा मिलता है इसको हम बोलते हैं वेव पैकेट। ध्यान रखें, इतने रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, लेकिन इंटेंसिटी में डेफिनेटली एम्पलीट्यूड में आपको वेरिएशन दिखेगा, है ना। तो ये ऐसा कुछ आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक वेव यहाँ पे नहीं ऐड हो रहे, आइडियली कितने वेव ऐसे ऐड कर सकते हो, तो इनफाइनाइट हो सके उतने वेव आप ऐड कर सकते हो, है ना, हो सके उतने वेव यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्लियर है ये, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड वेव पैकेट। तो एक वेव दिखता है ऐसा, लेकिन जब भी वेव पैकेट को दिखाना है तो ऐसे ही अलग अलग वेवलेंथ के वेव को मैं यहां पे ऐड करता जाऊं तो मुझे रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिले, तो इसको हम बोलेंगे वेव पैकेट। ठीक, क्लियर, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर भी एंड करते हैं, यहां पे हमारे थियरी के पॉइंट्स भी यहां पे खत्म होते हैं ये चैप्टर के। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।